नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें इम्पोर्टेंट कुछ करंट जीके के क्वेश्चंस हैं और उसमें बताएंगे कि मैं आपको बता देता हूं कि जो ये क्वेश्चन हम लेके आए हैं ये आने वाली जो परीक्षाएं हैं, एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी है, रेलवे है या कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें आप सभी को पता है कि करंट जीके का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है और करंट जीके पढ़ना एक अनिवार्य सब्जेक्ट हो गया है, जिसके कारण हम आपके लिए इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो 100% आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो अब हम आपको बताते हैं हमने आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हैं, वो क्वेश्चंस कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, तो उस बेस पर हमने वो तैयार किए हैं। तो अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना जो लागू की है वो किस राज्य ने की है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना जो लागू की गई है वो किस राज्य ने की है। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि ये मध्य प्रदेश राज्य ने की है, मध्य प्रदेश। दोस्तों, अब पीएम स्वनिधि जो योजना है, पीएम स्वनिधि योजना, ये योजना है क्या, तो वो देखेंगे हम कि पीएम स्वनिधि जो योजना है इसके अंदर जो रेहड़ी वाले हैं और ठेली वाले हैं, इनको पीएम स्वनिधि योजना के द्वारा 10,000 रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, लोन दिया जाएगा। तो इसलिए इस योजना को चलाया गया है। और इसी के साथ में एक योजना और है, जीवन शक्ति योजना। ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश में ही है, जीवन शक्ति योजना। इस योजना में है कि महिलाओं के द्वारा मास्क बनाए जाएंगे और वो मास्क 11 रुपए तक, महिला 11 रुपए में उनको बाजार में बेच सकती है। बाजार में बेच सकती है। तो ये योजना इसी के साथ है। तो स्वनिधि योजना में ये था कि रेहड़ी वाले और ठेली वाले को 10,000 तक प्रधानमंत्री की जो स्वनिधि योजना है उससे लोन दिया जाएगा। तो इसी के साथ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना कि आरबीआई ने रेपो रेट कम की है, तो रेपो रेट कम करने का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, आरबीआई ने रेपो रेट कम की है, तो रेपो रेट कम करने का उद्देश्य क्या है, तो वो अब एक बार हम बता देते हैं आपको कि रेपो रेट होती क्या है। तो देखो, रेपो रेट होती क्या है। रेपो रेट होती है कि आरबीआई, एक होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एक इनके नीचे जो भी बैंक होते हैं, कंप्लीट बैंक इनके नीचे आते हैं, उनका मेन इंचार्ज ये होता है आरबीआई। तो जो आरबीआई है ये बैंक के ऊपर अपनी रेपो रेट रखता है, ब्याज दर रखता है। तो उस रेपो रेट को ये कम और ज्यादा करता रहता है अपने बाजार के हिसाब से, कि ये फैसला लेता है कि अब मेरे को रेपो रेट घटानी है या अब रेपो रेट बढ़ानी है। तो उसी हिसाब से इसने रेपो रेट कम की है। तो वो कम करने का उद्देश्य है कि ये बैंक है, अब जो ये आम नागरिक को लोन प्रोवाइड करेंगे, लोन देंगे, तो उस पर सस्ते रेट में, यानी जो इनका जो ब्याज दर है, सस्ते दर पर ये लोन प्रोवाइड करेंगे। अगर सस्ते में आपको लोन मिल रहा है
तो निश्चित है कि आप उससे शॉपिंग करेंगे या कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे या फिर कुछ अन्य चीजें खरीदेंगे, जिसके कारण बाजार में पैसा आएगा, बाजार में पैसा आएगा और वो पैसा उस पैसे से बाजार की जो तरलता है वो बढ़ेगी, तो जिससे रोजगार बढ़ेगा और अन्य चीजें भी बढ़ेगी। तो इसका अर्थ है, रेपो रेट कम करने का अर्थ है कि बाजार की जो तरलता है उसको बढ़ाना, बाजार की तरलता को बढ़ाना। यह अपना क्वेश्चन नंबर 2 था। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस जो अपना मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 जून। कब दोस्तों? 14 जून। तो रक्तदाता कौन होता है? मनुष्य। और मनुष्य होता है तो मनुष्य के शरीर को अपन दूसरी भाषा में बोलते हैं देह। तो देह से बन गया 14। तो हम याद कर सकते हैं कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 जून को। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाग, भारत में जो बाग है उसमें से एक बाग मिला है गोल्डन बाग। तो भारत का जो एकमात्र गोल्डन बाग है वो किस राज्य में देखा गया है, ये हम देखेंगे। तो गोल्डन बाग देखा गया है असम राज्य में। असम राज्य में इसको देखा गया है। ये भारत में सिर्फ एकमात्र गोल्डन बाग है जो असम राज्य में मिला है। विधु पी नायर, हाल ही में विधु पी नायर, ये किस देश में राजदूत के पद पर नियुक्त किया गया है? में निस्तान, तुर्कमेनिस्तान में इनको राजदूत पद पर नियुक्त किया गया है। विधु पी नायर को किस देश में राजदूत पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो इससे अगला क्वेश्चन अपना आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य ने रोको टोको, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉप एंड अलर्ट, ये किस राज्य ने शुरू की है? तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए क्वेश्चन हमने आपको ऊपर भी बताए हैं कि मध्य प्रदेश में जो हमने आपको बताया था, पीएम स्वनिधि योजना भी मध्य प्रदेश ने ही लागू की है, और जीवन शक्ति योजना जो महिलाओं के लिए है वो भी मध्य प्रदेश ने लागू की है, और एक रोको टोको स्टॉप एंड अलर्ट जो मास्क नहीं पहनने वालों के लिए चलाई गई है वो भी मध्य प्रदेश ने ही स्टार्ट की है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 5G नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की है? हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 5G नेटवर्क लागू करने की घोषणा की है? तो वो हमें बताएंगे। सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी हमें इसमें है क्योंकि जिस कंपनी ने ये घोषणा की है वो हमारी स्वदेशी कंपनी है, हमारी खुद की कंपनी है, वो है रिलायंस जियो। जो आप सभी जानते हैं कि रिलायंस जियो जो कंपनी है 4G मार्केट में आई थी, तो उसने ये घोषणा की है कि हम 5G नेटवर्क लगा सकते हैं अगर सरकार हमें इस चीज़ की परमिशन दे तो। लेकिन सरकार इस चीज़ की परमिशन नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार इस चीज़ की परमिशन इसलिए उन्हें नहीं दे पा रही है कि अभी जो 4G लॉन्च बाकी कंपनियों ने काफ़ी करोड़ों रुपए लगाकर उनका लाइसेंस लिया था और 4G नेटवर्क चालू किया था, अगर सरकार 5G की इन्हें परमिशन दे देती है
तो 4G कंपनी को लॉस हो जाएगा और वो लॉस में चली जाएगी, जिस कारण अभी ये घोषणा नहीं की गई है कि आप 5G नेटवर्क लगा सकते हो। लेकिन हाँ, रिलायंस जियो ने ये घोषणा की है कि अगर गवर्नमेंट हमें परमिशन दे तो हम 5G नेटवर्क चालू कर सकते हैं। तो रिलायंस जियो ने इसकी घोषणा की है कि हम 5G नेटवर्क लगा सकते हैं। अभी जो 5G नेटवर्क है वो चीन के पास में है, और चीन के पास में जो 5G नेटवर्क था उसको इंग्लैंड लेना चाह रहा था, लेकिन अमेरिका के कुछ प्रभाव से इंग्लैंड ने चीन को मना कर दिया है 5G नेटवर्क के लिए। और चीन ने ये कहा था कि भाई मैं 5G पूरे दुनिया में अपना लगाना चाहता हूं। लेकिन उसके बाद इंडिया में ये खुशी की बात है कि इंडिया की कंपनी ने ये कहा है कि हम अगर हमें हमारी गवर्नमेंट परमिशन देती है तो 5G नेटवर्क लगाने में सक्षम है। तो 5G नेटवर्क लगाने की घोषणा की है रिलायंस जियो, जिसके ओनर हैं मुकेश अंबानी, आप सभी को पता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और एक चीज और है इसके अंदर, अभी रिलायंस की जो बैठक हुई थी 43वीं बैठक, रिलायंस की जो वार्षिक बैठक होती है, ये 43वीं बैठक हुई थी। ये जो 43वीं बैठक हुई थी ये बैठक होती है शेयर धारकों की। इसमें शेयर धारक होते हैं और ये हर साल की जाती है। तो इसमें जो 43वीं बैठक हुई थी ये शेयर धारक, अब शेयर धारक होते हैं, कंपनी का एक ओनर होता है, जैसे रिलायंस का ओनर है मुकेश अंबानी, लेकिन इसमें पब्लिक के शेयर लगे हुए होते हैं, ना कि अकेले मुकेश अंबानी के, जिसमें कुछ हिस्सेदारी पब्लिक की होती है। ओनर वो होता है क्योंकि ओनर इसमें मुकेश अंबानी इसलिए है कि उसके शेयर सबसे ज्यादा लगे हुए हैं, और जो इसमें पब्लिक के शेयर हैं, जैसे किसी का 1% शेयर है, किसी का 0.01% शेयर है, तो बाकी पब्लिक के शेयर लगे होते हैं। AGM होती है जिसको इस 43वीं बैठक होती है, इनको अपन बोलते हैं AGM। ये AGM की बैठक होती है, ये शेयर धारकों के द्वारा बैठक की जाती है, ये हर साल की जाती है, जिसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। ये हर साल की जाती है, और हर साल अब की बार जो थी ये थी 43वीं बैठक इनकी, जो शेयर धारकों के द्वारा की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत ने कितने वर्ष बाद आयात से ज्यादा निर्यात किया है? तो इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। इंग्लिश में आयात को बोलते हैं इंपोर्ट और निर्यात को बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो हाल ही में इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट जो इंडिया ने किया है वो कितने वर्षों बाद किया है, ये अपना क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने आयात से ज्यादा निर्यात कितने वर्षों बाद किया है। तो इसमें आपको जो भी ऑप्शन मिले आंसर आएगा आपका 18 वर्ष। तो इसमें हो गया कि हाल ही में भारत ने आयात से ज्यादा निर्यात किया है, आयात से ज्यादा निर्यात। तो इसको बोलते हैं इंपोर्ट और इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये कितने वर्षों बाद किया है, यानी कि इंडिया ने 18 साल पहले एक बार फिर किया था कि उनका आयात कम था और निर्यात ज्यादा था। इससे बेनिफिट ये है कि हमको इसमें प्रॉफिट हुआ है, ना कि लॉस। हर बार जो होता है उसमें हमको लॉस होता है, हम आयात बाहर से ज्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं, जिसके कारण हमको हर बार लॉस होता है। लेकिन अब की बार जो आपको पता है कि कोविड-19 चल रहा है, जिसके कारण विदेश से हमने ऐसी कोई चीज नहीं मंगाई कि जिससे हमारा आयात बढ़े, और हमने निर्यात ज्यादा किया है और आयात कम किया है। जैसे विदेश से हम मंगाते हैं, तेल मंगाते हैं या फिर जो भी इस्पात की चीज मंगाते हैं, वो हमने रोक लिया था क्योंकि कोविड-19 का प्रभाव चल ही रहा है। तो जिसके कारण सभी लॉकडाउन के कारण घर में थे, तो फ्यूल का इतना यूज हुआ नहीं, और जिसके कारण फ्यूल जो अपना अभी है वो $30 प्रति बैरल तक मिल रहा है। तो इससे ये हुआ कि हमको जो फ्यूल मिला वो एक तो सस्ता मिला
और एक कम यूज हुआ, जिसके कारण हमने आयात तो उसको किया नहीं और हमें अपनी जो चीज बनाई हुई है उनको निर्यात किया था। तो निर्यात के कारण, एक्सपोर्ट के कारण हमें उसमें प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट होने के कारण वो जो हुआ है वो हमें आज 18 वर्षों के बाद में ये प्रॉफिट हुआ है। तो इसके अंदर जो इंडिया को हुआ है वो 790 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट, हमें 790 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें 18 वर्ष बाद में हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, वो भी कोविड-19 के कारण। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9। भारत आपातकालीन खरीद में इजराइल से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल खरीदेगा? तो ये अपना अगला क्वेश्चन है। भारत इजराइल से आपातकालीन खरीद में कौन सी एंटी टैंक मिसाइल खरीदेगा? तो आइए दोस्तों उसका एंटी टैंक मिसाइल खरीदेगा। तो ये वाली वो मिसाइल खरीदेगा इजराइल से। तो हम आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं कि एंटी टैंक मिसाइल, इसकी ऐसी क्या खासियत है। ये इंडिया के पास पहले भी है, लेकिन इसकी ऐसी क्या खासियत है जो इंडिया को आपातकालीन खरीदनी पड़ी है। क्योंकि आप सभी को जैसे पता है कि चीन के साथ अभी कुछ भारत का आपसी मामला चल रहा है, तो उसके कारण भारत ने ये आपातकालीन खरीद की है। इसके अंदर जो ये मिसाइल है, इसके अंदर खासियत क्या है? इसके अंदर खासियत ये है कि इस मिसाइल को जो भी निशाना बनाया गया है, जिस भी चीज को निशाना बनाया गया है, उस पर निशाना बनाकर छोड़ देते हैं, और निशाना बनाकर जब छोड़ देते हैं तो उसके बाद ये अपने आप उसी निशाने को जाकर तबाह करती है, उसी निशाने पे जाकर बम ब्लास्ट करती है। तो इसके मतलब ये हुआ कि दाग दो और भूल जाओ, यानी इसे सीधा दाग दो और आप भूल जाओ कि हमें मिसाइल दाग दी, क्योंकि वो फिक्स होता है कि ये अपने निशाने को अपने आप कवर कर लेगी। तो इसके कारण इसको जो बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट भी बोलते हैं इसको, इसलिए बोलते हैं। और इसकी जो खासियत है, ये 4 से 10 किलोमीटर तक बम ब्लास्ट करने में सक्षम है। बम ब्लास्ट कर देती है 4 से 10 किलोमीटर तक के एरिया में, कि आपने जो भी एरिया निशाना किया है कि ये बम यहाँ पे ब्लास्ट होना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक वहाँ जाएगी और सीधा वहाँ पे ब्लास्ट कर देगी। तो इस मिसाइल का नाम मैं आपको बता देता हूँ कि इस मिसाइल का क्या नाम है। इस मिसाइल का नाम है स्पाइक। ये स्पाइक मिसाइल है, और ये भारत ने अभी आपातकाल खरीद के अंदर खरीदी है। वो आपातकाल खरीद का आपको पता है कि चीन के कारण ये सब खरीदना पड़ा है।